हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे लास्ट डे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 11 नई सुबह। हमने लास्ट वीडियो में आधा चैप्टर रीड किया था। ओके, आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। गीता ने विवस्ता से कहा, माँ, सब सुख साधनों से सुख नहीं मिलता। सब सुख साधनों से सुख नहीं मिलता। लोग अच्छे होने चाहिए। आपने शंभूपुरा वालों का रिश्ता उनकी गरीबी के कारण ठुकराया, पर मुझे लगता है कि वे लोग अच्छे हैं। है ना, गीता ने बहुत ही व्यवस्था से कहा है ना कि माँ, सभी सुख साधन नहीं मिलते हैं ना, सब साधनों में सुख नहीं मिलता। सब कुछ होने के बाद भी इंसान दुखी रहता है, इसलिए उसने कहा कि सब साधनों से सुख नहीं मिलता। लोग अच्छे होने चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप शंभूपुरा मतलब इसके पहले जो रिश्ता आया रहा होगा उसकी बात लेकर गीता अपनी माँ से बोलती है कि शंभूपुरा वालों का रिश्ता आपने उनकी गरीबी के कारण से ठुकराया था, पर गीता को उन्हें वे लोग अच्छे लगे थे। चुप रह, ऐसी बातें मत कर। ना, उसकी माँ ने कहा, चुप रह, ऐसी बातें मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। गीता को छिड़कते हुए माँ ने कहा। सुसंस्कारी गीता चुप्पी साध गई। है ना, गीता की माँ ने उसे डांट दिया कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, और उसे डांटते हुए छिड़कते हुए कहा कि कहा माँ ने ऐसा बोला उसे, तो जो गीता थी वह चुप हो गई। सांझ हुई, बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। दिन भर बारातियों और दूल्हे के नखरे उठाते उठाते चाचा ताऊ भी झल्लाने लगे। चाचा रामनाथ से बोले, यह भी कोई बात है, वे लोग बात बात में अड़ रहे हैं, दिन के खाने में आइसक्रीम मांग रहे हैं। यह गांव है, यहाँ क्या तुरंत आइसक्रीम मिलती है? तुम्हें तो पता भी नहीं, मैंने सूरज को मोटरसाइकिल से कस्बे भेजकर मंगवाई। ये तो तंग कर रहे हैं। रामनाथ बोला, भाई बाराती हैं, थोड़ा बहुत तो तंग करते हैं, बुरा मत मानो। चलो बारातियों के स्वागत के लिए आई फूल मालाएं कहाँ हैं? वह बोला, वह तो गीली बोरी में दबाकर रखी है। फिर सभी अपने काम में लग गए। शाम हो गई। शाम के समय बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी और दिन भर बारातियों और दूल्हे के नखरे उठाते उठाते जो चाचा थे ताऊ थे वे भी झल्लाने लगे, मतलब उन्हें भी गुस्सा आने लगा, वे भी चिड़चिड़ाने लगे। और उन्होंने चाचा रामनाथ से बोले कि यह भी कोई बात होती है, वे तो हर बात में अड़ जाते हैं, हर बात में वे भी जिद करने लगते हैं ना कि दिन में आइसक्रीम खाने की मांग कर रहे हैं। यह तो गांव है, यहाँ तुरंत आइसक्रीम मिलती है क्या? तुम्हें तो पता ही होगा। मतलब वे अपने बेटे को सूरज को मोटरसाइकिल से भेजकर दूसरे कस्बे से उन्होंने मंगवाई थी। ये तो तंग कर रहे हैं, है ना, मतलब वे जानबूझकर बारातियों को कह रहे थे कि जानबूझकर बाराती तंग कर रहे हैं। तो रामनाथ जी ने बोला कि थोड़ा बहुत तो तंग करते ही हैं, बुरा मत मानो। बारातियों के स्वागत के लिए जो फूल मालाएं आई हैं वह कहाँ रखी हैं? तो उन्होंने कहा कि वह तो गीली बोरी में दबाकर रखी हैं। इतना कहकर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। गाजे बाजों के साथ बारात बड़े ठाट बाट के साथ आई। दूल्हा घोड़ी से उतरा और वहीं खड़ा रह गया। दूल्हा और उसके पिताजी बोले, रामनाथ जी, दूल्हा दरवाजे पर कार में बैठकर ही आएगा, पैदल कैसे आए? कुछ व्यवस्था करो। है ना, जो गाजे बाजे के साथ शाम को जो है बारात बहुत ही शान से आई। दूल्हा घोड़ी से उतरा और वहीं खड़ा रहा। है ना, दूल्हा और उसके पिताजी बोले गीता के पिताजी से कि रामनाथ जी, दूल्हा दरवाजे पर कार में बैठकर ही आएगा, पैदल कैसे आए? कुछ व्यवस्था करो। है ना, उन्होंने गीता के पिताजी से ये फरमाइशें की। रामनाथ जी के पांवों तले जमीन खिसकने लगी। कार कहाँ से लाएं? किसी ने कहा, सेठ जी की मांग लाएं। दूल्हे के पिताजी ने कहा, हम मांगी हुई कार की नहीं, अपनी कार की बात कर रहे हैं। दूल्हा इंजीनियर है, कार तो चाहिए ही। यह सुनकर घराती और बाराती कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर पहले जो रौनक थी वह समाप्त हो गई। बाजे बंद हो गए, सन्नाटा छा गया। रामनाथ अपना सिर पकड़कर बैठ गए।
है ना। जैसे ही उन्होंने कहा कि दूल्हा दरवाजे पर कार में ही बैठकर आएगा, पैदल नहीं आएगा, कुछ व्यवस्था करो, तो रामनाथ जी के जो थे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा सदमा लग गया, है ना। उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। उन्होंने कहा कि कार कहाँ से लाएं, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी की मांग लाएं। तो दूल्हे के पिताजी ने कहा कि नहीं, हम मांगी हुई कार में नहीं आएंगे, अपनी कार की बात कर रहे हैं ना। दूल्हा इंजीनियर है, कार तो चाहिए, मतलब कि लड़का इंजीनियर है तो कार तो देनी ही चाहिए। यह सुनकर सभी जो घर के लोग थे और जो बाराती लोग थे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, बातचीत करने लगे, है ना। और थोड़ी देर पहले की जो रौनक थी, वहाँ की चहल पहल थी, वह सभी बंद हो गई, सन्नाटा छा गया, सभी गाजे बाजे बंद हो गए और रामनाथ जी जो थे वह अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें चाचा पकड़कर घर में लाए। बारात भी जनवासे लौट गई। बात बढ़ गई। सजी सवरी गीता वरमाला की तैयारी में थी, तभी उसने सुना कि दूल्हे ने कार की मांग रखी है। वह सिर से पांव तक कांप गई। एक बार तो उसे लगा कि उसकी सांस ही थम गई, किंतु दूसरे ही पल उसने कड़क आवाज में कहा, माँ, मैंने कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। ने जो चाचा थे, लड़की के चाचा, उन्होंने रामनाथ जी को पकड़कर घर लाए। बाराती जो थे जहाँ पर रुके हुए थे जनमासे में, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था थी उनकी, वहाँ पर भी लौट गए क्योंकि बात बहुत ही बढ़ चुकी थी। सजी सवरी गीता वरमाला की तैयारी में थी। गीता पूरी तैयारी के साथ सजी सवरी वरमाला के लिए तैयार थी। तभी उसे भी यह खबर लगी कि दूल्हे ने कार की मांग की है। वह भी एक पल के लिए सिर से पांव तक कांप गई। फिर भी उसने अपने आप को संभाला, है ना। उसकी सांस थम सी गई थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला और एक पल में ही उसने कड़क आवाज़ में कहा कि माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, है ना, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, आपने मेरी बात नहीं मानी। बात दूल्हे के कानों तक पहुंची। वह घबरा गया, अपने पिता को कोसने लगा। अब क्या बाबूजी, अब क्या बाजी हाथ से निकल गई, है ना। जो दूल्हा था उसके कानों तक यह बात पड़ गई कि लड़की जो है वो शादी के लिए मना कर रही है। वह घबरा गया और वह अपने पिता को कोसने लगा, है ना, अपने पिता को भली बुरी कहने लगा कि बाजी हाथ से निकल गई। इधर गीता ने अपने पिताजी से निवेदन करते हुए कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, यदि कोई व्यक्ति वधू या उसके माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह दंडनीय होता है ना। गीता ने अपने पिताजी से विनती की कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात आपसे कहूँ कि यदि कोई भी वधू या उसके माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से दहेज की सामने या फिर किसी और के जरिए या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो वह एक दंडनीय अपराध है। उनके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। वह बोली, पिताजी, आप शंभूपुरा वालों के घर जाइए, सारी बात कहिए, वे जरूर मान जाएंगे। मैं उस लड़के को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वह आपकी लाज रख लेगा, है ना। जो गीता के पिताजी थे उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। वह अपने पिता से बोली कि जो पहले वाला रिश्ता गीता के लिए आया था शंभूपुरा वाला, आप उनके घर जाइए, उनको सारी बात बताइए, वे ज़रूर मान जाएंगे और मैं भी उस लड़के को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वह आपकी लाज रख लेंगे। गीता की बात पर सभी ने विचार किया। आधी रात हो गई थी। गीता के चाचा और ताऊ तुरंत शंभूपुरा के लिए रवाना हो गए। शंभूपुरा पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी को सारी घटना बताई और कहा, हमने आपका संबंध स्वीकार न कर भारी गलती की, हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप कृपा कर संबंध स्वीकार करें तो हम आपके आभारी रहेंगे, है ना। जो गीता की बातों पर सभी ने विचार विमर्श किया और आधी रात हो चुकी थी, मतलब आधी रात बीत चुकी थी। गीता के चाचा और ताऊ तुरंत शंभूपुरा के लिए निकल गए। शंभूपुरा पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी को सारी घटना बताई। मतलब शंभूपुरा से जो लड़के के पिता थे उनका नाम रघुनाथ था। वे वहां शंभूपुरा पहुंचकर उनको सारी बात बताई और कहा कि आपका संबंध हमने स्वीकार नहीं किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है ना। हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। यदि आपकी कृपा हुई तो आप यह संबंध स्वीकार करें, हम आपके लिए आभारी रहेंगे। रघुनाथ जी बहुत ही मिलनसार एवं मानवतावादी थे, है ना। रघुनाथ जी थे वह बहुत ही
अच्छे इंसान थे, सबसे मिलजुल कर रहने वाले थे, मिलनसार थे। वे गीता जैसी सुशील सुंदर बहू पाने की सोचकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सहर्ष यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और अपने कुछ सगे संबंधियों को लेकर लग्न मंडप में पहुंच गए। उन्होंने गीता जैसी सुंदर सुशील बहू पाने की सोचकर वे बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने वह रिश्ता बहुत ही सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने कुछ सगे संबंधियों को लेकर उनके घर, गीता के घर वे मंडप में पहुंच गए। मध्य रात्रि के बाद विवाह संपन्न हुआ। सुबह होते होते गीता की विदाई हो गई, है ना। जो आधी रात बीत चुकी थी, उसी मध्य रात्रि में उसका विवाह संपन्न हुआ, गीता का और रघुनाथ जी के बेटे का, है ना। सुबह होते होते गीता की विदाई भी हो गई। रात भर दूल्हा और उसके पिता बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें इंतजार था कि कोई मनाने आएगा, है ना। जो शादी के लिए मना की थी गीता ने दहेज की वजह से, उन्हें रात भर बेचैनी थी, है ना, दूल्हा और उसके पिता को, कि कोई मनाने उन्हें आएगा। कुछ बाराती भी बुरा भला कहते हुए चले गए, कुछ रुके रहे। जब उन्हें पता लगा कि रात में लड़की को ब्याह कर विदा कर दिया गया है, तब उन पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और सिर पर पाँव रखकर भाग खड़े हुए। कार के स्थान पर अपमान का दहेज लेकर उन्हें बिन ब्याहे घर लौटना पड़ा। सब तरफ बदनामी हुई, सो अलग। गीता का आंचल आशीषों से भर गया। यह नई सुबह गीता के लिए नई खुशियां लेकर आई थी, ना। उन्हें दूल्हा और उसके पिता को यह अंदाज़ा था कि उन्हें कोई मनाने आएगा। वे बेचैन थे कि उन्हें मनाने कोई आएगा, परंतु कुछ बाराती जो उनके साइड के भी थे, उन्हें बुरा भला कहकर कुछ चले गए और कुछ रुके रहे, है ना। जब उन्हें पता चला कि रात में लड़की का ब्याह हो गया, मतलब गीता का विवाह हो गया है और उसे विदा कर दिया गया है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, है ना। यानी उन्हें बहुत ही आशंका हुई कि इतनी जल्दी ब्याह कैसे हो गया, है ना। उन्होंने अपना जल्दी जल्दी सामान समेटा, है ना, और बिल्कुल भाग खड़े हुए, ना, सिर पर पाँव, मतलब इतनी तेज़ी से वे भागे कि जिसका कुछ हिसाब ही नहीं, है ना। कार के स्थान पर उन्होंने कार की मांग की थी, तो कार के स्थान पर उन्हें क्या था, अपमान का दहेज मिला और बिन ब्याहे अपने बेटे को लेकर उन्हें घर लौटना पड़ा। बदनामी तो अलग हुई, परंतु गीता का जो आंचल था वह आशीर्वाद से भर गया। जो नई सुबह थी वह गीता के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आई थी। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर से हमें यही मिलती शिक्षा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और दहेज प्रथा जो है वह बहुत ही दंडनीय अपराध है, हमें इसके खिलाफ रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड डे।